एक्सरसाइज 7.8 के अंदर चीज़ें हैं क्या। मैं अगर बात करूँ ना एक्सरसाइज नंबर 7.8 की, तो 7.8 का जो टॉपिक है वो है क्या, वो है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। दो लाइन है और दोनों की दोनों कहाँ से पास होके जा रही है, ओरिजिन से पास होके जा रही है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी इक्वेशन हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं दो लाइन के बारे में बात करता हूँ, दोनों की दोनों अगर ओरिजिन से पास होके जाती है, यानी कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन। तो एक ग्राफ बना के समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस हमें डिफाइन है, दिस इज़ आवर वाई एक्सिस, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस मौजूद है। अब हमारे पास दो लाइन मौजूद है। ये वाली लाइन जो है, ये लाइन L1 है, ये ओरिजिन से पास होके जा रही है, और ये लाइन है क्या है, L2, ये भी किससे पास होके जा रही है, ओरिजिन से। भाई ये दोनों लाइनें लाइन L1 हो गए या लाइन L2 हो गई, ये दोनों की दोनों ओरिजिन से पास होके जा रहे हैं। अब लाइन L1 की इक्वेशन जो होगी वो होगी y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m1x, और जो लाइन L2 की इक्वेशन होगी ये क्या होगी, y इक्वल टू m2x। यानी कि लाइन L1 की इक्वेशन y इक्वल टू m1x है, लाइन L2 की इक्वेशन y इक्वल टू m2x है। आपने ना कंबाइंड पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये तो दो अलग अलग लाइन की इक्वेशन है। मैंने एक फॉर्म पढ़ाई थी जो होती थी y इक्वल टू mx प्लस b, ये क्या कहलाता था, y इंटरसेप्ट। अगर एक लाइन ओरिजिन से पास होके जाती है तो उसका y इंटरसेप्ट ज़ीरो होता है, यानी कि ये b क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब b ज़ीरो हो जाएगा तो पहली लाइन की इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू m1x, और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू m2x। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल लाइन L1 की इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ, तो लाइन L1 की इक्वेशन इज गिवन, दैट इज y इक्वल टू m1x, और लाइन L2 की इक्वेशन इज ऑल्सो गिवन, दैट इज y इक्वल टू m2x। भाई प्लस का m1x लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस का m1x हो जाएगा। इस इक्वेशन को यू विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली प्लस का m2x को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे तो वो माइनस का m2x हो जाएगा। इसको आप क्या बोलेंगे, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करें, इनको कंबाइन करना है ना, तो कंबाइन करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 और 2 को। तो जब आप इक्वेशन 1 और 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा y माइनस m1x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस m2x से। लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। अब आप इसको कर लें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस m2xy माइनस m1xy, फिर क्या आएगा, प्लस m1 m2 x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल लें, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल लो, यहाँ लिख लो m1 प्लस m2, और साथ साथ एक्स वाई को कॉमन निकाल लो। जब कॉमन निकालोगे यहाँ बच जाएगा m1 m2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपके पास सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे ये एक लाइन की इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। अब जब ये लाइन की इक्वेशन बन गई, ये कंबाइंड पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है, इसको कहा जाता है, इसको आप कहते हैं स्लोप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन का बाकायदा नाम है, इसको हम कहते हैं स्लोप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ये इक्वेशन
आपकी कहलाती है स्लोप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसको इसी के आगे अगर मैं आपसे बात करूं, इसको एक और नाम से आप बोल सकते हैं, इसको कहा जाता है सेकंड डिग्री होमोजीनस इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो इक्वेशन है ये आपके पास सेकंड डिग्री होमोजीनस इक्वेशन। अच्छा, सेकंड डिग्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। और होमोजीनस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट 0 है। सही है, तो इसके ये नाम है बकायदा। अब इसकी ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो इसकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद करनी है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² इक्वल टू व्हाट? 0। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा अगर मैं इसके आगे आपसे डिस्कस करूँ ना, तो बड़ी सिंपल सी बात है। ये कहला रहा है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब आपको सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ है क्या। वो कहलाता है नेचर ऑफ लाइंस का। यानी कि नेचर ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, नेचर ऑफ लाइंस कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। यानी कि नेचर ऑफ लाइन जो है आप डिस्क्रिमिनेंट से निकाल सकते हैं। अब देखो, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो बराबर होता है h² माइनस ऑफ AB के। अब डिस्क्रिमिनेंट के आपके पास ना 3 आंसर आ सकते हैं। नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन 0, उसके बाद लेसर देन 0, उसके बाद इक्वल टू 0। अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो लाइन की नेचर होती है, ये आपको याद करना है। तो लाइन की नेचर होती है रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है दो ऐसी लाइन जिनका स्लोप रियल नंबर है, तो लाइंस कहलाएगी रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसी तरीके से अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 आता है तो फिर लाइंस कहलाएगी आपकी कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। और इसी तरीके से अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो लाइंस क्या कहलाएगी? कोइंसिडेंट। क्या कहलाएगी? कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन मौजूद है। अब आप लोग आए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। इक्वेशन गिवन होगी, बताएं क्या है इक्वेशन? इक्वेशन बताएं, इक्वेशन ठीक है। x² माइनस 5xy प्लस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अगला काम सिंपल सा करेंगे। वो ये होगा कि आप इसके आगे लिखेंगे कंपेयरिंग विद। क्या करेंगे भाई? बेटा आप लिख देंगे कंपेयरिंग विद। किससे करेंगे कंपेयर? स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। अब मुझे बताएं यहाँ से ए का आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा 1, 2h कितना आ जाएगा बताएं? माइनस का 5। व्हाट इज योर जवाब ऑफ दी h? इट विल बी -5/2। b किसके इक्वल आएगा? 6 के। तो भाई a h b तीनों हो गए कैलकुलेट। अब आपने अगला काम क्या करना है? फॉर डिस्क्रिमिनेंट। भाई डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है बताओ? h² याद कर लो, h² माइनस AB। h की वैल्यू कितनी है?
-5/2 का होल स्क्वायर, ए की जगह 1, बी की जगह 6. सो डिस्क्रिमिनेंट विल बिकम 25/4 माइनस का 6, 25 माइनस 24/4 विच इज़ इक्वल टू 1/4. 1/4 किसके बराबर होता है? 0.25. पॉजिटिव आंसर जो होते हैं वो ग्रेटर देन 0 होते हैं. देयरफॉर पॉजिटिव आंसर आएगा तो लाइन की नेचर क्या होगी? लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. क्या होगी भाई? दे दो, मैंने लिखा हुआ है. डिस्क्रिमिनेंट के 3 आंसर आ सकते हैं. क्योंकि आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तभी नेचर क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट है. अच्छा, इसके अंदर एक और बात बोली गई है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेजन ऑफ द लाइन. ये जो इक्वेजन है ये 2 लाइन की इक्वेजन को रिप्रेजेंट कर रही है. तो हमें ना साथ साथ उन दोनों लाइन की इक्वेजन का भी पता लगाना है. तो मैं क्या करूँगा, देखो, अगर मुझे 2 लाइन की इक्वेजन का पता लगाना है ना, तो मैं लिख लेता हूँ फॉर इक्वेजन ऑफ लाइन. भाई फॉर इक्वेजन ऑफ लाइन आप क्या करेंगे, आप सिंपली ना मिडिल टर्म ब्रेक कर लें. इसकी मिडिल टर्म ब्रेक क्या होगी? 2 3 6. ऐसा ही है ना भाई? इन दोनों में से क्या कॉमन निकालूं? x कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा अंदर? यहाँ से माइनस का 3y कॉमन निकाल लूँ, क्या बचेगा? ये बचेगा. अब आप क्या करें, इधर और कर लें. इधर x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2y. ज़्यादा बेहतर रहता है y को सब्जेक्ट बना लें. तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इक्वल टू, और यहाँ x इक्वल टू 3y, तो y क्या आ जाएगी? तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई. दिस इज, मतलब नेचर भी बता दिया और 2 लाइन की इक्वेशन भी पूछी हुई थी. भाई जिसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो उसमें मिडिल टर्म ब्रेक करना, जिसमें नहीं लगे इसमें लगा देना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सही है. तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. अब देखो, मसला ये है कि हर सवाल पे मिडिल टर्म ब्रेक होगी नहीं, तो वो वाला सवाल भी करा देता हूँ जिसमें मिडिल टर्म ब्रेक ना हो, ताकि आपको समझ आ जाए. अब व्हाट इज कहानी, आगे की कहानी व्हाट इज, सुना था. भाई आप लोग को मैं वो पार्ट करा रहा हूँ जो कि थोड़ा सा मुश्किल है. पार्ट, लास्ट पार्ट, यानी कि उसमें मुश्किल नहीं है, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है. मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं है. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 5. देखो सेम कहानी है. 7x² माइनस 3xy, ये सवाल है. ठीक है. अब आपने करना है क्या, तवज्जो से सुने. देखिए सबसे पहला काम तो नेचर निकालना है. नेचर के लिए डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करना है. तो आप पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से. तो मैं लिख लेता हूँ कंपेयरिंग विथ. अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस का by² इक्वल टू 0. देयरफॉर a का आंसर क्या आएगा? 7. 2h कितना होगा? तो h विल बिकम -3/2. b क्या होगा? अच्छा, अब क्या निकालोगे? डिस्क्रिमिनेंट. तो फॉर लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल है? भाई h² माइनस का e. अब देखो h की वैल्यू तो आप सबको पता है ना क्या है? -3/2 का होल स्क्वायर. a और b भी आप जानते ही हैं. 7 और, तो ये हो जाएगा 2.25.
कैलकुलेटर में पुट कर दीजिएगा। माइनस का 35 आ जाएगा, माइनस का 32.5 विच इज़ लेसर देन, नेगेटिव आंसर इज लेसर देन 0। तो नेचर क्या होगी, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। देयरफॉर आप लिख देंगे नेचर ऑफ लाइन्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। अच्छा, नेचर ऑफ लाइन आपकी कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी तो हो जाएगी, लेकिन अब सुनो, अब जितने भी ऐसे सवाल जिसमें कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी आएगी ना नेचर, तो उस वाले सवाल पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। 7 5 से 35, 35 की मिडिल टर्म ब्रेक कर लो, 3 आ जाए, नहीं होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मसले का हल बताता हूँ आपको। मसला इस देयर के नो मिडिल टर्म ब्रेक। तो क्या करें, इसका मसले का हल निकालना है, कैसे निकालें भाई, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। तो आप क्या करें ना, आप ना y को सब्जेक्ट बना दें। कैसे बनाएंगे देखें, पहले वाई स्क्वायर लिख लें। मैं आपको आज एक नया मेथड सिखाता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब देखें, आपने इसको कंपेयर कराना है। किससे कंपेयर कराओगे, देखो भाई, पहले आप कंपेयर करते थे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब वाई वेरिएबल है ना, तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 5। सही है, ए की वैल्यू तो 5 आ गई। बी की वैल्यू क्या आएगी, नहीं, बी की वैल्यू आएगी -3x। अब आपको पहली दफ़ा वेरिएबल भी दिख रहा होगा। असल पे देखो, अब मैं ना y को इसलिए सब्जेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx, यही लिखवाई थी ना मैंने स्टार्टिंग में। तो मैं y को वेरिएबल मान रहा हूँ और y के अलावा बाकी कांस्टेंट है। इसी तरीके से c क्या हो जाएगा, 7x²। सही है भाई, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ये होगा, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5। वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, b, तो वाई का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, -3x, और c जो बच जाएगा जिसमें y नहीं है, तो 7x²। अब क्या करोगे, अब लिखोगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बताएं, y इक्वल टू -b प्लस माइनस, अब सुनो, b की जगह मैं लिखता हूँ -3x। अगेन आई विल राइट -3x इन प्लेस ऑफ b। a की जगह 5, b की जगह 7x², डिनोमिनेटर में आएगा 2a। a की जगह क्या लिखेंगे, अब नाउ व्हाट इज आगे, y इक्वल टू 3x प्लस माइनस 9x² माइनस 140x²। 2 5 से क्या होता है, अच्छा अब क्या करो, ध्यान से सुनो, y इक्वल टू 3x प्लस माइनस, भाई देखो यहाँ लिखोगे 9, यहाँ लिखोगे 140, x² को लिख दोगे बाय 10 रहेगा वैसे। सो y इक्वल टू 3x प्लस माइनस 9 माइनस 140 क्या होता है, माइनस का 131। अब इसको हटा दो यहाँ से, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि मैं एक काम कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ से x को निकाल लेता हूँ कॉमन। x को क्या निकाल लिया, तो ये जो इक्वेशन आई है, एक दफ़ा इसको प्लस पे लिखोगे और एक दफ़ा, तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड, क्योंकि रूट ऐड हो नहीं सकते, रूट है, तो आप इसको ऐड ना करें, आप कह दें कि 2 इक्वेशन, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। सही है, तो ये 2 तरीके के सवाल हैं। पहला सवाल इसमें ये है कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा उसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी,
तो वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 आएगा उसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। अब इसमें एक मसला भी है कि ना इसके अंदर जितनी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लगाया उसमें एक वेरिएबल थे, इसमें दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। तो हमें एक को वेरिएबल बनाना पड़ेगा और बाकी को कांस्टेंट। तो मैंने वाई को वेरिएबल बना के बाकी को क्या कर दिया, कांस्टेंट बना दिया। तो ये सवाल आ सकता है पेपर में भाई। तो कंडीशन नहीं आती, कौन सी वाली? कोइंसिडेंट वाला और आसान है। कोइंसिडेंट वाला पता क्या होगा, ये होगा कोइंसिडेंट वाली कंडीशन वैसे नहीं आएगी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा, 0 पे भी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब आगे की कहानी सुने। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ 7.8 का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? अब लिखा हुआ ये होगा, ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइन, द ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ द अदर, देन शो दैट 8h स्क्वायर इक्वल टू 9ab। तो ये आपका सवाल है, आपने प्रूफ क्या करना है? 9ab ये सवाल है। अब देखो ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, पूरी मैथमेटिक्स आसान है अगर आप पढ़ाई कर लें। 8h स्क्वायर इक्वल टू 9ab। ठीक है, सबसे पहला काम आपने करना है क्या भाई, लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है इसके अंदर, आप सवाल पे देखिए लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy। ग्रेडियंट किसको कहते हैं, मैंने बताया था, याद है किसी को? स्टैंडर्ड फॉर्म की मैंने, ग्रेडियंट किसको कहा जाता है? ग्रेडियंट कहा जाता है स्लोप को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन करते वक्त लिखता हूँ, सिंस गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले ना अगेन y को सब्जेक्ट बना लो। अब क्या करोगे, आप लिखोगे कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करोगे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर a कितना आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, और c क्या आएगा? अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यूजिंग q डॉट एफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब मुझे बताओ b की जगह क्या पुट करूं, अगेन b की जगह -4 a की जगह और c की जगह अपॉन पे 2a की जगह b। सो y इक्वल टू -2hx प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, और ये क्या होगा बताओ, आगे कहानी बताओ। ओके गुड, हो गया। अब मुझे बताओ 2hx हो गया भाई, अब सुनना, 4 कॉमन निकाल लो, एच स्क्वायर माइनस ए बी और एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, सही है। अब आगे सुने, y इक्वल टू माइनस का 2hx, 4 का रूट क्या होता है, 2 को बाहर निकाल लो, एच स्क्वायर माइनस ए बी को रखो वैसे ही, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स आ गया बाहर, अपॉन पे 2b। अब क्या करो आगे देखो, y इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ आ गया माइनस एच प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स को निकाल लो बाहर, यहाँ आ गया 2b, 2 से 2 को उड़ा दो, एक दफ़ा इसको
प्लस पे लिख दो और एक दफ़ा माइनस पे लिख दो। सही है, एक दफ़ा आपने प्लस पे लिख दिया और एक दफ़ा आपने माइनस पे लिख दिया। अब आप इसको कंपेयर करेंगे। अब आप इसको कंपेयर करेंगे किससे, तवज्जो से सुने भाई। आप इसको कंपेयर करेंगे जो कि मैंने इनिशियल इक्वेशन बताई थी, कंपेयरिंग विद दो लाइन की इक्वेशन। पहली लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल टू m1x और दूसरी लाइन की इक्वेशन थी m2x। तो देयर फॉर व्हाट इज द जवाब ऑफ द m1, माइनस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और m2 विल बिकम सर एक्स नहीं आएगा? माइनस एच, नहीं एक्स नहीं आएगा, x का कोफिशिएंट m1 है। सही है, तो ये आपके दोनों स्लोप आ गए। ये m1 m2 आर द ग्रेडियंट्स, m1 m2 आर द स्लोप ऑफ द लाइंस जो कि हमें चाहिए थे। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, प्रूफ तो अभी तक हुआ नहीं है और ये काफ़ी अच्छा सवाल है, मतलब बहुत दफ़ा पेपर में पूछा गया है। अब आपने क्या करना है, तवज्जो से सुने। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, अगर आप सवाल पढ़ें तो सवाल पे बाकायदा मेंशन है। मैं लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन है क्या, कंडीशन ये है कि ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइन इज ट्वाइस ऑफ द अदर। ग्रेडियंट बोलते हैं स्लोप को, यानी कि कंडीशन ये गिवन है। आसान भाषा में ये कहना चाह रहे हैं वो लोग, m1 इक्वल टू 2m2, ग्रेडियंट वन ऑफ द लाइन इज ट्वाइस ऑफ द अदर। अच्छा, ये सवाल पेपर में बहुत दफ़ा आया है, सिर्फ कंडीशन चेंज हुई है। मुझे याद है मैं पेपर दे रहा था 2017 का, उसमें भी ये सवाल आया हुआ, लेकिन कंडीशन सेम नहीं थी। कंडीशन थी द ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/3 ऑफ द अदर। 3 आ गया, 3 m2। तो कोई मसला नहीं है, बस ये और ये चेंज हो सकते हैं। ए भी अपनी जगह वैसी रहेगा, एच स्क्वायर वैसी रहेगा, ये दोनों चेंज हुए। ठीक है, तो बस आप कंडीशन चेंज कर लीजिएगा, जो कंडीशन सवाल पे गिवन होगी उसी तरीके से लिखिएगा। भाई ये आपका पहला स्लोप था, ऐसा ही था, और ये आपके दूसरे स्लोप की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, बी से बी को उड़ा दें। यहाँ क्या आएगा, माइनस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दी, ये क्या होगा, माइनस का 2h, और ये क्या होगा। अब ना इसको रीअरेंज कर लो, यानी कि h को एक जगह कर लो, ये माइनस का 2h वहाँ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का h प्लस का 2h। सेम तरीके से ये चीज़ प्लस की वहाँ जाएगी, क्या हो जाएगी, तो माइनस का 2h स्क्वायर माइनस ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, भाई इनको माइनस कर लें, आ जाएगा h, इनके कोफिशिएंट ऐड होके क्या बन जाएंगे, -3h स्क्वायर माइनस ए बी। अब अगला काम आप करेंगे, स्क्वायर को रिमूव करना है, तो TSBS। TSBS का मतलब, तो दोनों जगह स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया एच स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट को उड़ा दो, क्या बचेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 9h स्क्वायर माइनस का 9ab, माइनस का 9ab यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जाए क्या हो जाएगा, और ये प्लस का एच स्क्वायर वहाँ जाएंगे, तो 9ab इज इक्वल टू 9h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, सो 8h स्क्वायर इक्वल टू 9ab। हैंस योर सवाल इज, आप लिख सकते हैं हैंस।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन 5 के बाद मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एंगल बिटवीन द लाइन्स। अच्छा, एंगल बिटवीन द लाइन क्वेश्चन 2 है 3 है? ओके, 3 होगा ट्रेस वाला होगा ना, और 2 होगा परपेंडिकुलर लाइन। 5 ही सवाल है, ऐसे ही है। दो रहे ये हो गया बच्चों वाली कहानी। तवज्जो ऑन द बोर्ड देखिएगा भाई, ये पहली लाइन की इक्वेशन है और ये दूसरी लाइन की L1 L2 आ गया। हमें कैलकुलेट करना है इनके दरमियान एंगल। ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। दिस इज आवर थीटा, दैट इज एंगल। एंगल का फॉर्मूला बता रहा हूँ, सुन लो। ये बराबर होता है टेन थीटा इक्वल टू 2h² माइनस AB अपॉन A प्लस बी। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 इक्वेशन क्या है? x² माइनस 5xy प्लस 6y² इक्वल टू 0। ये दूसरी है, यही है। देखें, अगेन कहानी है सेम। किससे कंपेयर करोगे बताओ? हाँ भाई, क्या है ये वैल्यू बताओ? ए का जवाब क्या आ जाएगा? 2h किसके इक्वल होगा और b किसके इक्वल होगा? h की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ पे हम एंगल निकाल लेते हैं फॉर थीटा यूजिंग टेन थीटा इक्वल टू 2h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। मैं h की जगह क्या लिखूँ बताओ? भाई h की वैल्यू है -5/2। a बराबर है 1 के, b बराबर है 6। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? 25/4। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 6 कितना होता है? अच्छा, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 1/4 होगा। अब मुझे बताए 1/4 का रूट क्या होता है? 1/4 का रूट होता है 1/2। और 7 रहेगा वैसे। 2 से 2 को क्या कर दो? उड़ा देंगे। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा? तो ये निकाल लेना कैलकुलेटर से, सही है। या टेन इनवर्स की फॉर्म पे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका आंसर पॉइंट पे आएगा। तो एंगल बिटवीन द लाइन इज 1/7। तो ये बड़ी आसान सी कहानी है, सब आपने वैल्यूज पुट करनी है। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, याद कर लो, जवाब आ जाएगा। अभी बता, हाँ सब इसके बाकी बार ऐसे ही करना है। अच्छा, एक काम की बात बता रहा हूँ MCQ उसके लिए, वो सुन लो। इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 0, ये MCQ बहुत दफ़ा आया हुआ पेपर में। देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। देखो, a प्लस बी 0 होगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? A प्लस B 0। 0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है। टेन इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। एक इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, x² माइनस y² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। y² का कोफिशिएंट क्या है? इनको ऐड कर लो। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। तो आप जब भी x² और y² का कोफिशिएंट, अगर आपके उन दोनों के साइन सेम होंगे, मतलब साइन अपोजिट होंगे, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब MCQ आ गया, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन
represent angle equal to 90, या which of the following lines having are perpendicular to each other, which of the following lines are perpendicular to each other। तो आपने बस ये चेक करना होगा, इसकी सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आप ए और बी के कोफिशिएंट देख लें, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट देख लें। जिस पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट में साइन अपोजिट होगी उसके एंगल 90 डिग्री होगा। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर -1 है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 होगा और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 होगा तो आप डायरेक्ट बोल देंगे एंगल 90 डिग्री। तो फिर तो वो पूरा वैल्यू पुट करनी होगी, सर फिर 90 डिग्री नहीं होगा। 90 डिग्री में ये लाजमी है 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर। तो ये आपने करना है। वैसे ये पेपर में बहुत मुश्किल आया है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बड़ा काम का सवाल है, तवज्जो से सुनिएगा। उसने बोला होगा परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालो। बोल रहा है फाइंड, देखो सवाल लाजमी बड़ा करो, क्या है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। तो मुझे बताओ पार्ट नंबर 1 पे क्या बोला जा रहा है। भाई ये लाइन, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करके बतानी है। तो अब इधर सुन लो तवज्जो से भाई। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सुने, इस इक्वेशन को मैं कह लेता हूँ 1, सही है। अब क्या करोगे देखो, सबसे पहले लिखोगे कंसीडर लाइन L1 and L2 with slope M1 and M2 passing through origin। सही है। हम दोनों को किससे पास करके जाएंगे, ओरिजिन से। देखो अब क्या होगा, तवज्जो सुनो। हमारे पास सिंपल सी बात ये है भाई, दो लाइन गिवन है। ये है लाइन L1, ये है लाइन L2। मैंने बोला था ये दोनों कहाँ से पास होकर जा रही हैं, ओरिजिन से। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये दोनों कहाँ से पास होकर जा रही है, ओरिजिन से। ठीक है। तो अगर देखो लाइन L1 का स्लोप क्या है, M1, लाइन L2 का स्लोप क्या है, M2। इनकी इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव करवाई, इनकी इक्वेशन ये रही, ये देखो वाई स्क्वायर माइनस M1 प्लस M2 XY प्लस M1 M2 XY, ये स्लोप की फॉर्म पे। सही है। अब क्या करेंगे देखो, अब मुझे इनकी इक्वेशन नहीं निकालनी, मुझे दो लाइन और रिप्रेजेंट करनी है जो इनके परपेंडिकुलर है। ये लाइन L1 डैश है, ये जो लाइन L1 डैश है ये L1 के परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन L1 डैश है ये किसके परपेंडिकुलर है, L1 के। और ये लाइन क्या है, L2 डैश किसके परपेंडिकुलर है, L2 के। इसको L1 डैश बोलेंगे, इसका स्लोप M1 होगा। इसको लाइन L2 डैश बोलेंगे, इसका स्लोप क्या होगा, M2 होगा। अब आप इसको लिख भी दें, आप लिख दें नाउ कंसीडर लाइन L1 डैश एंड L2 डैश which are perpendicular to line L1 एंड L2। अब पहले क्या करो, पहले लिख लो कंबाइन पेयर ऑफ लाइन ऑफ L1 एंड L2 एस
मैंने ड्राइव करवाई, वो क्या थी हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्लोप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जवाब है ये अभी आपने किसकी इक्वेशन लिखी है, सुन लो भाई। ये इक्वेशन है लाइन L1 L2 की कंबाइन इक्वेशन। इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। 1 सवाल है, हमें इसकी इक्वेशन नहीं निकालनी, हमें परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब आप सुने, अब आप क्या करें, पहले m1 डैश निकाल लें। फॉर m1 डैश, फिर क्या लिखेंगे, अच्छा लाइन L1 किसके परपेंडिकुलर है, L2 के। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन बनती है जल्दी बताओ, टेस्ट दिया हुआ है ना तुम लोगों ने 7.2 का। कंडीशन बनती है -1। मैंने बताया था अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से m1 डैश किसके इक्वल आएगा, m1 डैश इक्वल आएगा -1/m1 और m2 डैश किसके इक्वल आएगा, m डैश इक्वल टू -1/m2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप। m1 डैश, और ये क्या होगा, m2 डैश। अब मुझे एक बात ये समझाइए, m1 डैश आ गया या m2 डैश आ गया। अब आप लिख लें फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L1 डैश, और फिर आप लिख लें फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L2 डैश। यहाँ क्या लिखोगे, वहाँ m1 डैश x, और यहाँ क्या लिखोगे, m1 डैश x की वैल्यू कितनी है, तो y किसके बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं -x/m1। ये माइनस का लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा y प्लस x/m1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस, देखो ये हो जाएगा -1/m2 x। उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा y प्लस x/m2 इक्वल टू 0। अच्छा इसको क्या कह लो, इन दोनों इक्वेशन को आप कह लें, इसको कह लें a, इसको कह लें b। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी इक्वेशन मैंने निकाल ली m1 m2 की फॉर्म पे, किसकी, परपेंडिकुलर लाइन की। इनको आप कंबाइन करेंगे, कंबाइन कैसे करेंगे, जैसे पहले किया था, मल्टीप्लाई करके, लेफ्ट वालों को लेफ्ट के साथ, राइट वालों को राइट। मल्टीप्लाई इक्वेशन ए एंड बी। तो आप क्या करें, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताएं, y प्लस x/m1, ये क्या है, और राइट हैंड साइड 0 इंटू 0। अब आप y को पहले किससे करेंगे मल्टीप्लाई, करवाओ मल्टीप्लाई, क्या आएगा, y स्क्वायर फिर फिर आइएगा y x/m फिर x स्क्वायर फिर ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब सुन ले तवज्जो से, यहाँ पे y स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1। अब नीचे अगर 1 लिखा हुआ है तो आप न्यूमेरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2 से। किससे करेंगे, नीचे m2 लिखा हुआ है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे m1 लिखा हुआ है तो, और इसको 1 से। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा m1 m2 y स्क्वायर प्लस
ये m1 प्लस m2 में डायरेक्ट इन दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई होंगे, m1 प्लस m2 आ जाएगा, यहाँ एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा m1 m। अब इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, मतलब इसी तरीके से लिख लेते हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये डिवाइड करने वाला है क्या करेगा, तो ये आ गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप कहेंगे 3। अब मुझे बताएं, इक्वेशन नंबर 2 को देखें और 3 को, आप दोनों पे, इन दोनों पे क्या फ़र्क लग रहा है आपको? 2 और 3 को और तो देखें। मैं इधर लिख देता हूँ इसको, देख दो यहाँ से देखो। अब बताएं क्या फ़र्क दिख रहा था? आगे पीछे का ये पहले वाली ये इक्वेशन किसकी थी? ये इक्वेशन थी L1 और L2। ये किसकी है? L1 डैश और L2 डैश। तो दोनों में क्या फ़र्क दिखा आपको? भाई दोनों में ये फ़र्क है कि इधर जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर का है, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे, और दोनों का एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन क्या है, चेंज है। तो फिर इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए हमें ये बात समझ आई कि हमारे पास जो इक्वेशन 2 और 3 है उसके अंदर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ये कह रही है आपसे कि आप अपने सवाल पे एक काम ये करें कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को चेंज कर दें। यानी कि देखो सवाल पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 और वाई स्क्वायर का 1, तो आप ये कहेंगे अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और बीच की साइन आप चेंज कर देंगे। यानी कि परपेंडिकुलर लाइन निकालने का आसान सा तरीक़ेकार ये होगा कि आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इंटरचेंज, और बीच वाली साइन को क्या करेंगे, चेंज। तो इसको आप कह देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो मुझे कैसे पता चला भाई कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इंटरचेंज करना है? क्योंकि मुझे लाइन L1 L2 की इक्वेशन पता थी, मैंने परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाली, तो उन दोनों इक्वेशन से ये बात समझ आई कि इस पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो गए और बीच वाली साइन चेंज हो गई। तो जब भी मतलब MCQs के लिए आते हैं तो बड़ा सिंपल होगा ये, यानी कि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का बन जाएगा, वाई स्क्वायर का, और ये जो -5 है ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो बस ये। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन ज़रा देख के बताएं क्या होगी। मतलब पार्ट 2 में सारा काम यही करेंगे आप लोग, ठीक है। अब आप सुनिएगा, पार्ट 2 के अंदर आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, 6x² - 13xy प्लस 6y² = 0। इस इक्वेशन को यू विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। बाकी आपकी वर्किंग बिल्कुल सेम रहेगी। वो सेम वर्किंग क्या होगी, बल्कि इसको ऐसे लिख ज़्यादा बेहतर है। फ्रॉम पार्ट 1 पूरा कॉपी कर लेना। बस ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ जवाब।
सही है, आंसर सही है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका जवाब